हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्री क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 7 आज। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। और इसको हम लोग 2 वीडियोस में कंप्लीट कर देंगे। आप लोग इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं साइंस से रिलेटेड ही। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लें, वहाँ से आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपके चैप्टर साइंस के। ठीक है, इससे पहले देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं एटम्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि एटम्स के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे होते हैं। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी हमने, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की 2-3 ही प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी थी, वो सारे हमने पढ़े थे। फिर हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से 2 एटम्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स और 2 एटम्स मिलकर के कंपाउंड भी बनाते हैं। ठीक है, जब 2 सिमिलर एटम्स मिलते हैं तो उनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और जब 2 डिसिमिलर एटम्स मिलके बनाते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं ना। चलो, तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो पहले से। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम केमिकल बॉन्ड की बड़ी बातें करते आए हैं केमिस्ट्री में पहले से ही, जूनियर क्लासेस से ही बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्ड बनाना हुआ है क्या आखिरकार? तो बॉन्ड क्या होता है एग्जैक्टली, ये अब आप समझ पाओगे, क्योंकि आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लिया है अब, है ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा है आपने तो प्लीज जाकर के आप देखो वीडियो पहले, वहां पढ़ के आओ, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रोल है केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक, चलो, गोइंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? एटम कंबाइन क्यों करते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। तो अब हमें हमारे लिए जब जैसे ये क्वेश्चन उभर के आया सामने, तो वैसे ही पहले के जमाने में भी जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे इन चीजों पे, उनके सामने भी था ये क्वेश्चन कि भाई एटम्स कंबाइन होते क्यों हैं। तो उन्होंने फाइंड किया कि कुछ एक जो है एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए थे, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेडॉन, इनको इनर्ट गैसेस बोला गया, नोबल गैसेस बोला गया। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते थे, ये न्यूट्रल रहते थे, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है ये लोग। ठीक है, इनके पीछे देखा गया कि क्या कारण हो सकता है। तो रीजन दिखने में आया कि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो बहुत स्टेबल है। कैसे स्टेबल है? क्योंकि आप देखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप देखो हीलियम में सिर्फ आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हीलियम को अगर छोड़ दें एज अ एक्सेप्शन, तो बाकी सब में देखो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे। और हमने लॉ ऑफ ऑक्टेट पढ़ा था कि जब एक एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर सबसे आउटर मोस्ट में रहता है उसका, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक, तो हीलियम और हाइड्रोजन ही सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है जो स्टेबल है लेस देन 8 में। अदरवाइज तो आप देखो सबका 8 होता है। ठीक है, और यही बेस बनता है पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग का। ये लॉ ऑफ जो ऑक्टेट का रूल है ना, कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके क्या है, इनर्ट गैस है। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेट जो है, या ऑक्टेट रूल जो आप कह रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देखा। अब देखो ये कुछ एक चीज जो साइंस में होती है वो एज्यूम की जाती है, और ये भी उन लोगों ने एज्यूम किया उस जमाने में कि इसी कारण से ये स्टेबल है सबसे ज्यादा। ठीक है, और ये बाद में आपकी प्रूव भी हो गई। जैसे आप मैथ में कुछ एज्यूम करते हो ना, एजम्पशंस होती हैं, आपने मैथ में पढ़ा है, तो उसी तरीके से केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, हम कुछ चीजें एज्यूम करते हैं और बाद में एक्सपेरिमेंटली वो सही निकलती है, तो हम वो एजम्पशन हमारी ट्रू हो जाती है। ठीक है, तो पहले तो ये थ्योरी दी गई, यहाँ भी हो सकता है इस वजह से ये सारे के सारे इनर्ट हैं और बाकी भी इसी चीज को फॉलो करना चाहते हैं, ऑक्टेट रूल को। ये पहले थ्योरी दी गई, बाद में जब हम एक्सपेरिमेंट्स इन पे बहुत ज्यादा किया गया तो पाया कि हाँ भाई ये सही है, तो इस चलते ये ऑक्टेट का रोल बन गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बनता है कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो केमिकल बॉन्ड ना आपके 2 तरीके के होते हैं। ठीक, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों के बारे में अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं, आज हमारा फोकस रहेगा मेनली आयनिक बॉन्ड का। ठीक, तो आयनिक बॉन्ड बनता है, डेफिनेशन अगर आप देखो, केमिकल बॉन्ड formed by the transfer of electrons from metal to non-metal is known as ionic bond, और इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, बस आप इतना याद रखो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होगा वहां आयनिक बॉन्ड बनेगा। आप देखो यहाँ पे एग्जांपल लिया सोडियम और क्लोरीन का। हम ये रिएक्शन हम बहुत हम पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सोडियम क्लोरीन लिया, NaCl बना।
लेकिन आज हम जानेंगे कि ये बॉन्ड जो NaCl के बीच बना, ये कैसे बना। देखो, सोडियम का अगर हम एटॉमिक नंबर लें तो 11 होता है, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा, 2 8 एंड 1। आउटर शेल में कितना है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऑक्टेट रूल से कितनी दूर है, 7 इलेक्ट्रॉन दूर है। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, या तो फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, तब भी इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 2 और 8। तो ज्यादा चांस क्या रहेगा कि ये जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको देने की पूरे चांसेस रखे रहेगा कि हाँ भाई कहीं से चला जा तू, और मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर लूं, है ना। तो अगर ये दे देता है किसी को, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। अगर सोडियम एटम की बात करें हम, तो उसके पास एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो अगर सोडियम एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, तो मतलब उसके पास प्रोटॉन भी कितने हैं, प्रोटॉन का तो नहीं कह सकते हम, हाँ प्रोटॉन आपके कितने हैं, 11 है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी ज्यादा है, तो मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है सोडियम। तो पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, कटायन कहते हैं, ये भी आप जानते हो। अब देखो, जब ये क्लोरीन के पास आता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाता है 287। अब ये जब दोनों पास आ रहे हैं, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये फटाक से इससे मांग लेता है, अरे भाई लाला तू दे ही रहा है तो मेरे को दे दे, है ना, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में डोनेट करके सोडियम ने ट्रांसफर किया, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसको मिल गया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इनके बीच में एक बॉन्ड बना, जिसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड बोला। और ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण वो बना था, कटायन बना था। कटायन मतलब एक आयन बना, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयनाइजेशन, ठीक है। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसको कहेंगे आयनाइजेशन हुआ, ठीक। आयनाइजेशन सोडियम की, आयनाइजेशन जब हो रहा था सोडियम एटम का, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, 496 किलो जूल एनर्जी, ठीक है। और जब क्लोरीन क्लोरीन ने जब इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो और वो अनायन बना, तो उस समय कितनी एनर्जी उसके पास रिलीज हुई, 349 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इन दोनों का आप डिफरेंस करो तो कुछ डिफरेंस निकल के आएगा, है ना। और एट हमेशा क्या होता है कि जब भी कोई दो एलिमेंट्स, ठीक है, दो एलिमेंट्स मिलकर के कंपाउंड बनाना चाहते हैं, तो जो कंपाउंड की एनर्जी होती है ना, वो उनके इंडिविजुअल एटम से कम होती है, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। अगर एनर्जी कम नहीं होगी तो वो स्टेबल कैसे रहेगा, एनर्जी ज्यादा होगी तो वो और ज्यादा टूटेगा। इसलिए जो कंपाउंड होता है उसकी एनर्जी उसके जो रिएक्टेंट पार्ट्स होते हैं उससे कम होती है, ठीक। अब देखो, हालांकि ये आपके उतना एग्जाम में है नहीं, आप ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे किस तरीके से इन्होंने ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन बनाया है ना। अब देखो, एक है पॉजिटिव आयन, एक है नेगेटिव आयन, है ना, कटायन है और अनायन है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में। तो यही जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को बॉन्ड कहते हैं हम, ठीक है। कोई बॉन्ड मतलब ये क्या, कुछ ऐसा थोड़ी है कि चिपका दिया उन्होंने आपस में, हम दोनों में चिपका देते हैं किसी तरीके से, वो थोड़ी ना बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो दोनों के बीच में लग रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव बन गया एक नेगेटिव बन गया तो इनके बीच में जबरदस्त बॉन्ड बन जाता है, दोनों अपोजिट चार्जेस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जबरदस्त हो जाता है और दोनों पास पास रहते हैं फिर, ठीक। अब ये देखो, ये जो है, अगर आप इसको हम एक्सपेरिमेंट्स देखे, हमने एक्सरे किया, एक्सरे वगैरह का यूज किया हमने, और इसका सॉलिड स्ट्रक्चर को जब हमने स्टडी किया, तो हमने पाया कि हर सोडियम आयन के अराउंड 6 क्लोरीन आयन होता है और हर क्लोरीन आयन के अराउंड 6 सोडियम आयन होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी क्लोरीन सोडियम से जुड़ा हुआ नहीं है, वो हर एक सोडियम आयन के थ्रू साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वहां पे अपनी पोजीशन बना के खड़ा है ना। ये देखो, अपने अपने पोजीशंस पे ये लोग हैं, और ये एक दूसरे के बीच में, भले ही हम ये एरो से दिखा रहे हैं बट ऐसा एरो कहीं होता नहीं है,
ठीक है, जैसे ये वाला है ना, वैसा ही होता है एक्चुअली। इनके बीच में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे रहते हैं, सॉलिड में खड़े अपनी जगह पे, है ना। और ये अगर हम किसी एक सोडियम को पकड़े तो किसी एक क्लोरीन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, वो अपने सराउंडिंग के जितने भी क्लोरीन है 6 के 6 उन सबके साथ जुड़ा हुआ है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। ठीक है, ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला। ठीक है, अब देखो हम एक और देखते हैं आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और समझते हैं थोड़ा डीप में। मैग्नीशियम को ले, हम मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 282। इसको अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना है तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे 2 चार्ज आ जाएंगे, है ना, बन गया फटाक से कटायन है। अगर इसको क्लोरीन के साथ हमें रिएक्ट करना है तो क्लोरीन का भी हमने पढ़ा था 287 होता है, तो वहां तो एक ही है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 क्लोरीन एटम मिल सकते हैं इसके साथ, है ना। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 2 एक एक क्लोरीन एटम को दे देगा और बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो देखो क्या ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है 26, तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि कहीं से मिल जाए मेरे को दो 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 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना, ये हमेशा इस टेंडेंसी में रहेगा। और मैग्नीशियम हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देने के टेंडेंसी में है ना, तो इन दोनों का कंप्लीट हो जाएगा, दोनों को अगर पास लाएं तो हम, तो मैग्नीशियम अपना 2 दे देगा, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है MgO। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लो कि किस तरीके से आयनिक बॉन्ड बन रहा है ना हमारा, हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, जहां भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे एक कटायन बनेगा, एक अनायन बनेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट के कारण, और इन दोनों जो कटायन अनायन है इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो हमें कंपाउंड बना देता है। ठीक है, चलो आयनिक की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट में कैसे, फिजिकली ये कैसे रहते हैं, ये ज्यादातर सॉलिड होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, और वो जो फोर्स के कारण वो क्या रहते हैं, एक प्रॉपरली अरेंज्ड रहते हैं, आपके जो कटायन अनायन है वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रहते हैं, और प्रॉपर अरेंजमेंट हमें किस में दिखती है, सिर्फ सॉलिड में दिखती है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का बहुत हाई रहता है, क्यों, क्योंकि इनके पास जो फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ जाती है, मेल्ट कराने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ जाती है, या बॉयल कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है उस फोर्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई दिखता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सॉलिड फॉर्म में तो कुछ भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करते हैं। ठीक है, जब ये सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही ये मोल्टन फॉर्म में हो या एक्वस फॉर्म में हो तो ये फटाक से अपना इलेक्ट्रिसिटी पास करने लग जाते हैं। एक्वस फॉर्म मतलब पानी में इनको घोल दो तो। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि मोल्टन फॉर्म और एक्वस फॉर्म में क्या हो जाता है, इनके एनायन और कटायन जो है वो फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्री आयंस चाहिए होते हैं। तो इस चलते ये मोल्टेन और एक्वस फॉर्म में तो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब तक ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इसका आप एग्जांपल लेके देख लो, एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया कि अगर इस तरीके से हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक सर्किट बनाते हैं और बल्ब लगाते हैं और हम करंट पास करते हैं, मान लो ये जो है पानी में डाला हमने पहले, तो आप देखो कि बल्ब ग्लो तो करेगा लेकिन उतना ज्यादा ग्लो नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल देते हो, नमक को मान लो पानी में घोल के फिर डाला हमने, तो फिर आप देखोगे कि बल्ब गजब तरीके से ग्लो करता है, ज्यादा ग्लो करता है। पानी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, ग्लो तो करेगा पहले भी, लेकिन जब हम इसमें सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं, नमक घोल देते हैं, फिर ज्यादा ग्लो करता है वो। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब आयंस आ गए उसमें, तो आयंस ज्यादा बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, सॉल्युबिलिटी की अगर इनकी बात कर ले हम, तो ये वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, इथर, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के नाम इथर, अल्कोहल तो याद रख सकते हो, अल्कोहल और इथर, बस 2 याद रख लो। तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इनमें नहीं होते। ठीक है, कुछ एक आयोनिक कंपाउंड्स हैं जो पानी में भी सॉल्युबल नहीं होते,
फॉर एग्जांपल बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड, एक दो का नाम याद रख लो, बेरियम सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड आसान है। ठीक, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि पानी में तो आराम से घुल जाता है नमक, लेकिन जब इथाइल अल्कोहल में डाला गया तो नहीं घुल पाता इसमें। ठीक, तो ये था आपका पूरा आयोनिक बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा वाला। ठीक, बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। लेक्चर को 1 से 2 बार सुन लो और उसके बाद फिर आराम से एक बार किताब जरूर पढ़ लेना। ठीक, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान था, ऐसा कुछ था ही नहीं कि कुछ बताने लायक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।